मॉर्निंग टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश और दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए हम दोनों हाजिर हैं। दिन की शुरुआत करेंगे बहुत अलग अंदाज में, हम स्टूडियो से बाहर आपको बुलेटिन बताएंगे। तो उसमें राजनीति की खबरें हो, एंटरटेनमेंट की खबरें हैं, दुनिया में क्या कुछ चला है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आप रह सकते हैं कैसे एकदम फिट। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ करने जा रहे हैं जिसे देखकर के आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ये खबर पटना से है, जहाँ पर एक नामी स्कूल में अचानक से आग लग गई और उसके बाद उस कैंपस में आग लगने के बाद अंदर और बाहर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अभी फिलहाल हालात क्या हैं, देखिए। पूरा इलाका आग से धधक रहा है। आसमान तक छूने वाली आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही थी। भीषण आग हादसे की ये तस्वीरें पटना के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के कैंपस की हैं, जहां स्कूल के एक बड़े हिस्से में अचानक आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में लोगों ने आग की सूचना गोपालपुर थाने को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। आग की सूचना मिलने के बाद 4 दमकल की गाड़ियां पहुंची और बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि स्कूल में आग किस वजह से लगी ये अभी साफ नहीं हो सका है, लेकिन कैंपस में लगे कई पेड़ आग की चपेट में आ गए और स्कूल बिल्डिंग में भी आग के चलते भारी नुकसान हुआ है। बिहार के पटना की खबर आपने देखी, हमारी अगली खबर भी बिहार से है। बिहार के औरंगाबाद में अचानक से एक बस में आग लग गई। जी, और जैसे ही आग लगी वहाँ से धुआं उठना शुरू हुआ तो हैरानी की बात ये थी कि जो ड्राइवर और कंडक्टर था वो बस को छोड़कर भाग खड़े हुए, जिससे यात्रियों की जान पर बनाई। पूरी खबर देखिए रिपोर्ट में। आग की लपटें उठ रही हैं, हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। धुएं का गुबार इतना भयानक है कि पूरे आसमान पर सफेद चादर छा गई है। तस्वीरें बिहार के औरंगाबाद से सामने आई हैं, जहां चलती बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों फरार हो गए। आग लगते ही बस में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। दम घोंटू धुएं और आग में फंसे यात्रियों ने जैसे तैसे बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बस में आग देख स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने घंटों की कड़ी मशक्कत और ग्रामीणों की मदद के साथ आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त बस में कई यात्री सवार थे जो कि सुरक्षित हैं। फिलहाल बस ड्राइवर और कंडक्टर की तलाश की जा रही है। से आग की खबरें कई सामने आई तो इस बीच दिल्ली से भी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसमें रूपनगर में कार पार्क करने को लेकर के बातचीत और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। कुछ लोगों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि कई लोग वहां से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। आप भी देखिए। बीच सड़क पर कुछ लोगों में झगड़ा हो रहा है। 2 से 3 लड़के एक बुजुर्ग को मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो दिल्ली के रूपनगर इलाके का है, जहां मामूली विवाद पर बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई। ये विवाद घर के बाहर गाड़ी पार्क करने को लेकर शुरू हुआ और इतना बढ़ा कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। वीडियो में पीटे जा रहे शख्स का नाम अर्जुन है। उनके घर के बाहर कुछ लड़कों ने अपनी कार लगा दी और सामने ही जिम करने चले गए। अर्जुन ने जब गाड़ी हटाने के लिए कहा तो लड़कों से उसकी बहस हो गई। यही बहस मारपीट तक भी पहुंच गई, जिसके चलते बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल इस मामले में मारपीट करने वाले लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस बीच सड़क पर दबंगई दिखाने वालों की तलाश कर रही है। तो दिल्ली की सड़क पर किस तरीके से मारपीट हुई ये खबर हमने आपको दिखाई। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसमें एक सिंगर जो लाइव परफॉर्म कर रही थी उसकी जान बाल बाल बची, क्योंकि वो लाइव परफॉर्म कर रही थी। वहां पर हर्ष फायरिंग हुई और एक गोली उस सिंगर को लग गई। दरअसल मामला बिहार के छपरा का है और छपरा में जब ये सिंगर गाना गा रही थी पर उसी वक्त गोली चली और उसके पैर में गोली लग गई। गनीमत रही कि पैर में गोली लगने की वजह से कम उसकी जान बच गई। डांस हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है।
स्टेज पर कलाकार नजर आ रहे हैं। स्टेज के आसपास भारी भीड़ भी है। माहौल काफी खुशनुमा है। हर कोई मदमस्त होकर इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहा है। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद सभी को डरा दिया। स्टेज पर भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय गाना गा रही हैं। लोग नाच रहे हैं। इस दौरान भीड़ के बीच से एक गोली सीधे निशा उपाध्याय को लगती है और सब कुछ वहां थम जाता है। स्टेज पर एक शख्स आकर पूछता है, एक बार एंजॉय करेगा, फायरिंग करेगा, ऊपर पर करेगा कि छटक के लाग जाना निशा जी के पैर पे अनहोनी नहीं है भाई। गोली लगते ही गायिका निशा उपाध्याय को लोग घेर लेते हैं। स्टेज पर सफेद कुर्ते में दिख रहा शख्स बार बार पूछता है, गोली कौन चला रहा है? एक बार एंजॉय करेगा, फायरिंग करेगा, ऊपर पर करेगा कि छटक के लाग जाना निशा जी के पैर पे अनहोनी नहीं है भाई। फायरिंग कौन कर रहा है? एक बार फिर से अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। गोली गायिका के पैर में लगी और भय का माहौल छा गया। गायिका निशा उपाध्याय को तुरंत पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रोग्राम करवाने वाली टीम तेजी से एक्टिव हुई और नाच गाने के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। लेकिन सवाल वही था कि कार्यक्रम में फायरिंग किसने की? देश की बड़ी खबरें लगातार हम आगे तक पहुंचाएंगे ही, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना भी जरूरी है। जी हाँ, द फ्लाइंग कार और अमेरिका के जंगल में किस हद तक आग लगी, ये सारी खबरें 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। दुनिया की खबरें। आग से तबाही का ये मंजर अमेरिका के एरिजोना का है, जहां जंगलों में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि आग सड़क किनारे झाड़ियों में लगी थी, लेकिन आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और कुछ ही देर में आसपास के इलाके में फैल गई। जब तक फायर फाइटर के जवान आग पर काबू कर पाते, तब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया। ये तस्वीर अमेरिका के फिलाडेल्फिया की है। यहाँ एक कूड़ा घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूरी से दिखाई दे रही थी। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी विकराल रही होगी। जिस जगह पर आग लगी वहां से ट्रेन की पटरियां गुजर रही थीं। आग की वजह से इस रास्ते पर जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। जॉर्जिया में हाईवे पर ड्राइवर की गलती से एक भीषण हादसा हुआ। दरअसल ये कार हाई स्पीड से आ रही थी, तभी ड्राइवर की नजर चूकी और सड़क किनारे खड़ी वैन पर चढ़ गई और कई फीट हवा में उछल गई। ये वैन हाईवे पर खराब गाड़ी को लेने आई थी। इसी दौरान ये खौफनाक हादसा हो गया। जब कार हाईवे पर गिरी तो कार के परखच्चे उड़ गए। जापान में मवार तूफान की रफ्तार तो कुछ कम हुई है, मगर लोगों में इसका खौफ अभी भी बना हुआ है। तूफान की आशंका को देखते हुए यहाँ मछुआरों ने अपनी नावों को समुद्र के किनारे लगा दिया है। जापान के ओकिनावा एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि शुक्रवार को ये तूफान ओकिनावा से टकरा सकता है और तेज बारिश हो सकती है। प्रदर्शन की तस्वीर पेरू की राजधानी लीमा की है, जहां मजदूर संगठनों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोग हाथों में लाल झंडा लेकर सड़क पर मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। अगर सरकार ने जल्द ही मांग पूरी नहीं की तो उग्र प्रदर्शन होगा। इसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। राहुल गांधी जब जब विदेश यात्रा पर जाते हैं, उनकी भाषा और तेवर बदल जाते हैं। राहुल कभी भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते कोसते शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। There is a weakening of press freedoms. This is not hidden. I mean, everybody knows it. It's apparent in India. The rest of the world can see it. And I think press freedom is very, very critical for a democracy. जितनी विदेशी यात्रा है, उन सब विदेशी यात्राओं में साफ तौर पे दिखता है कि जहर भारत के खिलाफ उगला जाता है, बदनाम भारत को करने का काम किया जाता है। अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते साधते देश के लोकतंत्र को खतरे में बताया था।
हालांकि राहुल विदेश में उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जिसे कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उठाया था। मसलन ध्रुवीकरण, लोकतंत्र में प्रेस फ्रीडम, चाइना घुसपैठ और राफेल जैसे मुद्दे, जिसे देश की जनता नकार चुकी है। जब कभी भी देश में ऐसी कोई घटना हुई, ऐसी कोई उपलब्धि हुई, ऐसा कोई विषय संज्ञान में आया जिस पर पूरा देश गर्व कर सके, एक सम्मान की अनुभूति कर सके, तब राहुल गांधी ने देश को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। वो अपने हर कार्यक्रम में मोदी की चर्चा कर उन्हें कोसने में लगे हैं। राहुल के रुख से साफ पता चल रहा है कि वो 2024 के चुनाव के लिए विदेशी धरती का भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो अमेरिका जाके देश के हालात पर राहुल गांधी क्या बयानबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन इस बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी राहुल गांधी के इस बयानबाजी वाले अंदाज को लेकर के चुप नहीं रह पाए। नागपुर में कार्यक्रम में बोलते हुए संघ प्रमुख ने देश के हालात पर तो बात की ही, साथ ही राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। सुनिए आप भी। नागपुर में आयोजित संघ शिक्षा कार्यक्रम में जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बोलना शुरू किया तो नई संसद से लेकर देश की एकता अखंडता के साथ इस्लामिक आक्रांताओं पर भी जमकर बोले। समय समय पर अपने बयानों से देश को जागृत करने वाले मोहन भागवत का कहना है कि दुनिया के हर देश में इस्लामिक आक्रांताओं ने हमला किया, जहां धीरे धीरे उन आक्रमणकारियों की हार भी हुई। लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी देश में इस्लाम की पूजा होती है। अब विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? आरएसएस प्रमुख ने संघ शिक्षा कार्यक्रम में देश की एकता अखंडता पर सवाल उठाने वालों पर भी इशारों में करारा जवाब दिया है। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वैश्विक आर्थिक संकट और बाद में कोविड महामारी के दौरान देश के प्रदर्शन को लेकर वर्तमान सरकार की तारीफ भी की है। तो राहुल गांधी पर संघ प्रमुख के हमले के बाद चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार की, जो इन दिनों मोदी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। लेकिन कल देर शाम शरद पवार की कुछ ऐसी तस्वीर आई सामने जिससे महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में बातें होने लगी हैं। आखिर पूरा मसला क्या है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सियासी हलचल एक बार फिर तेज है। सियासी गहमा गहमी को समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। वीडियो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की है, जिन्होंने सीएम आवास वर्षा जाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब महाअघाड़ी घटक के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे विदेश दौरे पर हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुद मुख्यमंत्री शिंदे से मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे से ऊपर बात हुई। ऐसे में महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में हलचल तेज होना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि शिंदे से मुलाकात करने के बाद शरद पवार उद्योगपति गौतम अदानी से मिलने उनके सरकारी आवास सिल्वर ओक पहुंचे। पहले सीएम शिंदे फिर अदानी से मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में तरह तरह के चर्चे शुरू हो गए हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शरद पवार ने अडानी के साथ हुई मुलाकात को टेक्निकल बताकर टाल दिया, जबकि एकनाथ शिंदे के साथ हुई मुलाकात पर शरद पवार ने ट्वीट करते हुए लिखा, मराठा मंदिर के अमृत महोत्सव पर समारोह का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री शिंदे को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए उनके सरकारी आवास गया और उनसे मुलाकात की। वैसे तो सियासत में दो नेताओं के बीच होने वाली हर मुलाकात के पीछे कई मायने होते हैं,
ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में शिंदे पवार मुलाकात महाराष्ट्र की सियासत में क्या गुल खिलाता है। तो महाराष्ट्र में हो रही सियासी हलचल के बाद अब आपको गुजरात की खबर दिखाते हैं, जहां पर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा हुआ है। जहां गुजरात में राजकोट में दिव्य दरबार के दौरान उन्होंने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात कही और साथ ही साथ देश में राम राज स्थापित करने की बात भी दोहराई। राजकोट में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है। भक्तों की अपार भीड़ बाबा के चमत्कार को देखने पहुंच रही है। लोगों का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आस्था और विश्वास इतना बढ़ गया है कि उनके दिव्य दरबार में श्रद्धालुओं को पांव रखने तक की जगह नहीं बची है। इन दिनों बाबा जहां भी जाते हैं हिंदू राष्ट्र और सनातनियों की बात जरूर करते हैं। राजकोट में भी बाबा हिंदू राष्ट्र का तराना छेड़ते हुए देश में राम राज्य स्थापित करने की हुंकार भरी। बाबा की यही हुंकार उन्हें विवादों में घसीट रही है। बीजेपी छोड़ देश की कई सियासी पार्टियों ने बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सवाल खड़े किए और उनसे पूछा कि अगर देश हिंदू राष्ट्र बन गया तो यहाँ रहने वाले मुसलमानों का क्या होगा। सुनिए इस पर बागेश्वर वाले बाबा का क्या कहना है। सभी मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार है। किसी भी मजहब को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक व्यवस्था है, राम राज्य की एक व्यवस्था है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ऐसा अंग है जिससे कोई किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोले, वह पत्थर ना फेंके, इसलिए हिंदू राष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बिहार और अब गुजरात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार को लेकर कई तरह के विवाद भी हुए। ऐसे में जब राजकोट में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा तो धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने विरोधियों पर भी हमला बोला। राम जी जहाँ जहाँ जाते हैं रावण के खानदान के बेचारे लोग उनको काम ही क्या है भाई। देखो भाई, अंधेरे उजाले से किसको टेंशन? उल्लुओं को टेंशन हो जाती है कि सुबह ना हो। राक्षसों को टेंशन हो जाती है कि देवता ना आवे। इसी प्रकार राक्षसों को टेंशन है कि राम राज्य की स्थापना ना हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, उनको हमारा सेम टू यू बोलना है। दूसरी ओर सपा के सांसद एसटी हसन को इस बात की पीड़ा है कि बाबा बागेश्वर को टीवी पर इतना क्यों दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, एसटी हसन ने धीरेन्द्र शास्त्री पर देश का माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया है। और देश की पॉलिटिकल खबरें तो दीपिका हमने दिखाई, आगे क्या है? आगे हम दिखाएंगे टॉप ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस, कौन कहां पर उदम मचा रहा है, कौन से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कौन ट्रेन की छत पर चढ़ करके रूप में इस तरीके से तमाशा कर रहा है, वीडियो बना रहा है जान पर खेल करके, और क्या क्या वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप भी देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। एक शख्स साइकिल लेकर फुटओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ गया। इतना ही नहीं, बड़े ही मजे से शख्स ओवर ब्रिज पर साइकिल भी चला रहा था। जिसने भी शख्स का अंदाज देखा वो देखता ही रह गया। वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर डांस का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ट्रेन की पटरी पर साड़ी पहनकर जो लड़की दिख रही है उसका नाम अवनी है, जिसे सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर लताड़ लगाई। कुछ यूजर्स ने तो मुंबई पुलिस को टैग कर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। जब दावत खाने के दौरान अचानक पानी बरसने लगे तो आप क्या करेंगे? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तस्वीरों में देखिए, गांव के लोग दावत में खाना खाने जैसे ही बैठते हैं वैसे ही जोर से बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन लोग दावत छोड़कर नहीं जाते, जुगाड़ से गद्दे का छाता बनाते हैं और फिर बारिश का मजा लेते हुए दावत उड़ाते हैं। अब इस हाहाकारी वीडियो को देखिए। एक शख्स ठेला बाइक पर स्टंटबाजी करता है। ठेले पर पीछे दो लोग बैठे हुए नजर आते हैं। तभी ठेला चला रहे चाचा आगे का पहिया उठा देते हैं, जिससे ठेला पलट जाता है और चाचा समेत ठेले पर पीछे बैठे दोनों लोग सड़क पर धड़ाम से गिरते हैं। इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो धमाल मचा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह महिला लड़के के साथ अजीबोगरीब हरकत कर रही है। दूल्हा बचाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन महिला रुकने का नाम नहीं ले रही। इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। यूजर्स अब वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से आ रही है, जहां पर इस वक्त एनकाउंटर जारी है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बताएं, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गन फाइट चल रही है। राजौरी दसौल बिहारी गांव में ये फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ आतंकी वहां पर घिरे हो सकते हैं और घिर चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के राजौरी से इस वक्त एनकाउंटर वहां पर चल रहा है और साथ ही सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। कई आतंकी भी घिर चुके हैं। जी आपको बताएं कि पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और साथ ही राजौरी का ये 10 साल मेहारी गांव है, जहां पर बताया जा रहा है ये फायरिंग अभी दोनों ही तरफ से चल रही है। कई आतंकी वहां पर पना लिए हो सकते हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और ये देखिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। आने जाने वाले सभी कार्स की चेकिंग भी की जा रही है और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ आतंकी वहां पर घिर चुके हैं। तो एनकाउंटर ये चल रहा है राजौरी में और सबसे बड़ी बात है कि अभी बताया जा रहा है कि जो आतंकी है वो घिर चुके हैं और पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर लिया गया है सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यहाँ साक्षी मर्डर केस की बात करेंगे, जिसमें जांच में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और अब पुलिस के हाथ उन दोनों की एक इंस्टाग्राम चैट भी लगा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो चैट है वो एक कोड वर्ड में की गई है और ये सामने आया है कि साक्षी किसी और अकाउंट से भी साहिल से चैट करती थी। साक्षी साहिल का यही वो इंस्टाग्राम चैट है जो दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है। पता चला है कि दोनों के बीच 6 अप्रैल को बातचीत शुरू हुई थी। समय था सुबह के 10:50। हाय के मैसेज के साथ कागज पर कोड वर्ड में कुछ लिखा गया था। ये चैट 6 अप्रैल से 24 मई के बीच की है। चैट को देखने से पता चलता है कि दोनों के बीच वीडियो कॉल पर भी बातें होती थी। जांच के दौरान साक्षी का एक चैट नीतू के साथ भी मिला है। 6 मई को नीतू ने मैसेज किया, साक्षी कहाँ है तू, बात नहीं करेगी मुझसे? इसके बाद साक्षी जवाब देती है, यार मम्मी पापा ने बंद करके रखा है घर में, फोन भी नहीं देते, मैं क्या करूं, भाग जाऊंगी। इसके साथ ही एक चैट प्रवीण के साथ भी है। 14 अप्रैल की ये चैट रात के 2 बजे का है, जिसमें प्रवीण ने साक्षी को हाय का मैसेज लिखा। ये भी कहा कि बात करनी है। इस मैसेज का साक्षी ने नीतू को स्क्रीनशॉट भेजा था। अब पुलिस ने ये सारी चैट हिस्ट्री कब्जे में लेकर विवेचना के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। इस बीच कोर्ट ने साहिल की पुलिस रिमांड 3 और दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि साहिल ने हत्या के लिए जिस चाकू का इस्तेमाल किया उसकी बरामदगी अभी बाकी है। रिमांड में लेने के बाद पुलिस साहिल से पूछताछ कर वेपन रिकवरी की कोशिश में जुटी है। तो साक्षी मर्डर केस की जांच लव जिहाद के एंगल से भी पुलिस कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के उदयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां पर भी लव जिहाद का मामला सामने आया और इसी के तहत एक 22 साल की लड़की को साक्षी जैसा हाल करने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद आसिफ नाम का ये जो शख्स है, ये जबरन धन परिवर्तन का दबाव इस लड़की पर बना रहा था। हालांकि लड़की ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे मामले की जो जांच है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सब बोलते थे कि ये ना धर्म परिवर्तन कर, मैं इसके पापा को हर एक प्रूफ भेजती थी कि आपका बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो इसके पापा बोलते थे कि ना ये जो बोल रहा है वो तू कर ले, नहीं तो ये तेरे को मार डालेगा। सुना आपने, उदयपुर की रहने वाली इस लड़की को इसके एक एक लफ्ज में मौत का खौफ दिख रहा है। इस पीड़ित लड़की के साथ आसिफ नाम के एक लड़के ने आशु नाम बताकर दोस्ती की, फिर जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए कहने लगा। लड़की ने जब धर्म परिवर्तन के लिए मना किया तो इसे जान से मारने की धमकी देने लगा। मामला सामने आने के बाद उदयपुर शहर में सनसनी फैल गई। इस मामले में पीड़ित लड़की ने अंबा माता पुलिस थाने में आरोपी युवक, उसके पिता और भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि इसने मेरे को टाइम दिया था सुबह 12 बजे तक, अगर तू बुरखा पहन के नहीं आई तो तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और तुझे जान से मार भी दूंगा। और वेपन और नाइफ लेके घूमता है, बिल्कुल शार्प नाइफ लेके। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर हत्या करने की धमकी का मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन चौकस हो गया और आरोपी आसिफ के खिलाफ
आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। उदयपुर ही नहीं, गुजरात के वडोदरा से भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां पहले एक महिला का रेप किया गया और उसके बाद का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि वडोदरा में एक्टिव हो चुके हैं ऐसे लोग और कई महिलाओं के फंसने की संभावना भी है। पुलिस गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम मोहम्मद हुसैन है। इस पर एक शादीशुदा महिला के साथ रेप करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप हैं। आरोपी मोहम्मद हुसैन ने 22 साल की एक महिला के साथ पहले अपनी नजदीकियां बढ़ाई, फिर उसके साथ रेप किया और बाद में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी करवाया। अब जरा इसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी को भी समझिए। मिली जानकारी के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए मोहम्मद हुसैन ने एक दरगाह का पानी पिलाया, साथ ही महिला को ताबीज बांधकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया। पीड़ित महिला के पति के विदेश जाने के बाद से मोहम्मद हुसैन की उस पर नजर थी। इसके बाद हुसैन ने पीड़िता के साथ नजदीकियां बढ़ाई, बाद में पीड़ित महिला के संबंध बनाए और धर्म परिवर्तन तक करा दिया। आरोप है कि महिला के सारे गहने भी आरोपी ने ले लिए। परेशान महिला ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आशंका जताई है कि वडोदरा में इस तरह का रैकेट एक्टिव है और इसमें बहुत सारी महिलाओं के फंसने की संभावना जताई जा रही है। और इस बीच साक्षी मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें आरोपी साहिल ने जिस वेपन का इस्तेमाल किया था, जिस चाकू का इस्तेमाल किया था, दिल्ली पुलिस ने उस चाकू को बरामद कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीन का रिक्रिएशन भी किया गया था। कल ही रिमांड बढ़ी है आरोपी साहिल की कोर्ट की तरफ से, और ऐसे में अब जो बताया जा रहा है, जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया था, जो आलाए कत्ल है, उसका पुलिस ने बरामद कर लिया। तो बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए है। वारदात के बाद बताया जा रहा है रिठाला में ये चाकू साहिल ने छिपाया था। पुलिस कस्टडी में आरोपी साहिल से पूछताछ अभी भी जारी है। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में साहिल है और ऐसे में हर तरीके से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लव जिहाद के एंगल से भी पूछताछ की जा रही है। साहिल 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रहेगा और उससे हर एक सवाल का जवाब लिया जाएगा कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। तो रिठाला में बताया जा रहा है कि उसने इस चाकू को छिपाया था। तो वेपन का जब इस्तेमाल किया गया और 20 से ज्यादा बार जब इस चाकू के जरिए साक्षी का कत्ल किया गया, उसके बाद इस वीडियो को दीपिका जिसने भी देखा वो यही सोचकर हैरान रह गया कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। हंगामा मचा है, कुछ लोग शोर मचा रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो धरने पर बैठे हैं। हंगामे की बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आई है। यहाँ के बराल गांव में उस वक्त सनसनी मच गई जब अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की नीयत से गांव के ही 4 मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को खंडित कर दिया। मूर्ति खंडित करने की खबर जैसे ही गांव में फैली, हंगामा मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। फिलहाल ये पता नहीं लगा है कि इस तरह की हरकत किसने की है। इसकी जांच हर एंगल से की जा रही है। तकनीकी रूप से क्या क्या हमें एविडेंस मिल सकते हैं जिससे कि ऐसे लोगों ने जिसने किया है उस तक हम लोग पहुंच सकें, उस एंगल पर हमने काम शुरू कर दिया है। एफएसएल की टीम है वो अपना साइंटिफिक एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर रही है। फिलहाल गांव के आसपास पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही करीब 5 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। तो अलग अलग राज्य की जो टॉप खबरें थी वो हमने आपको बताई। अब बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की। एक्ट्रेस सारा अली खान ने महाकाल के दर्शन के बाद ट्रोलर्स को कैसे दिया जवाब और इसके अलावा कौन से एक्टर ने फिल्म द केरला स्टोरी को बताया प्रोपेगेंडा, ये सब कुछ 2 मिनट के हमारे एंटरटेनमेंट के सेगमेंट में। एक्ट्रेस सारा अली खान महाकाल के दरबार में दर्शन करने के बाद ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई थी। इस पर अब एक्ट्रेस सारा अली खान ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। सारा ने कहा कि जितनी आस्था से मैं अजमेर शरीफ जाती हूँ, गुरुद्वारे जाती हूँ, उतनी ही आस्था से मैं महाकाल गई और आगे भी भगवान के दर्शन करती रहूंगी। माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दोनों के डांस का वीडियो देखने के बाद यूजर्स को फिल्म दिल तो पागल है की याद आ गई और कमेंट में लिखा कि सिर्फ शाहरुख खान की कमी रह गई है।
बता दें कि तीनों कलाकारों ने इस फिल्म में एक साथ काम किया था। फिल्म गदर 2 की शूटिंग पूरी हो चुकी है। लास्ट स्टेज की शूटिंग चंडीगढ़ में हुई। पैकअप के बाद सेट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें फिल्म के क्रू मेंबर्स मैं निकला गड्डी लेके गाने पर जमकर डांस कर रहे हैं। ये फिल्म इसी साल 11 अगस्त को रिलीज होगी, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म द केरल स्टोरी पर अब एक्टर नसरुद्दीन शाह ने निशाना साधा है। When exactly you joined ISIS? फिल्म को नसरुद्दीन शाह ने प्रोपेगेंडा करार दे दिया और कहा कि इस मूवी को देखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि नसरुद्दीन शाह ने आज के भारत की तुलना हिटलर युग से कर दी है। पिछले कुछ दिनों से उर्वशी रौतेला का नया घर काफी चर्चा में है। दरअसल एक्ट्रेस ने हाल ही में मुंबई में यश चोपड़ा के बंगले के पास घर लिया, जिसकी कीमत 190 करोड़ बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार घर में पर्सनल जिम, स्विमिंग पूल और शानदार गार्डन भी है। एंटरटेनमेंट की खबरों के बाद चलिए बात करते हैं जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की, जिसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल 32 साल पुराने मामले में वाराणसी का MP MLA कोर्ट आज एक अहम फैसला सुनाने वाला है और इसमें कोई दो राहें नहीं कि इस पूरे मामले को लेकर के सजा मिलना मुख्तार को तय है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये कहावत माफिया मुख्तार के लिए सही साबित हो रही है। अब मुख्तार अंसारी पर एक और मामले में सजा तय होने वाली है। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 3 दिन बाद यानी 5 जून को वाराणसी की MP MLA कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेगी। इसके पहले 22 मई को इस मामले की सुनवाई हुई थी। मुख्तार समेत 5 लोगों पर अवधेश राय की हत्या का आरोप है। इस घटना में कांग्रेस नेता अजय राय चश्मदीद गवाह हैं। मुख्तार को आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो सकती है। 3 अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर अवधेश राय की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय हत्याकांड पहला ऐसा मामला था जब मुख्तार ने गाजीपुर और मऊ जिले की सरहद को पार कर पहली बार वाराणसी का रुख किया था। बता दें कि मुख्तार अंसारी पहले ही 4 मामलों में सजा याफ्ता हैं। ऐसे में मुख्तार की मुसीबत बढ़नी तय है। और चलिए अब बात करते हैं माफिया अतीक के काले साम्राज्य को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, माफिया अतीक ने अपनी अवैध कमाई का हिस्सा जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में इन्वेस्ट कर रखा था, जिसमें कई लोग उसके साझेदार थे और साथ ही उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी उसकी अहम साझेदार थी। माफिया अतीक अहमद ने रंगदारी, किडनैपिंग और वसूली से हजारों करोड़ का साम्राज्य कायम कर रखा था, लेकिन अब उसकी मौत के बाद उसका पूरा साम्राज्य तबाही के कगार पर पहुंच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अलग अलग बिल्डर्स प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ लगा रखा था। पता चला है कि रियल एस्टेट में अतीक एंड टीम ने 15,000 करोड़ का निवेश कर रखा था, लेकिन अब इस पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी अतीक की बेनामी संपत्तियों को भी अटैच करने में जुटी है। इस 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को ईडी अपने साथ अटैच भी कर सकती है। तो कुल मिलाकर उमेश पाल मर्डर केस के बाद से जिस तरीके से अतीक अहमद के परिवार के जो दिन है वो गर्दिश में है, वो अभी थमने वाले नहीं हैं। माफिया अतीक की तरह ही उसकी फरार बेगम और लेडी डॉन शाइस्ता परवीन भी अरबों की मालकिन है। शाइस्ता का अरबों का कारोबार भी प्रयागराज से गुरुग्राम तक फैला है। पता चला है कि गुरुग्राम में रियल एस्टेट कंपनी की मालकिन है शाइस्ता। साथ ही प्रयागराज में शाइस्ता के कई हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं। नई जानकारी सामने आने के बाद अब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्शन में है। लखनऊ में माफिया अतीक के करीबी बिल्डर के अवैध कॉम्प्लेक्स समेत कई और प्रॉपर्टीज को सील किया गया है। और खबरों के बाद चलिए अब ये भी जानना जरूरी है कि कैसे हम फिट रह सकते हैं। जी हाँ, फिटनेस को लेकर के देखिए कई बार शिकायत लोगों की होती है कि उनके शोल्डर्स में काफी पेन होता है। उस पेन को छूमंतर करने के लिए आप मेरे और सोनम के साथ ये सेगमेंट जरूर देखें।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका और मेरे साथ योगिनी सोनम भी यहाँ पर जुड़ चुकी हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी शिकायत है कि सोनम वो कह रहे हैं कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही सब कुछ है, उनकी खूबसूरती, उनके बाल, उनकी स्किन, यानी कि मेल्स के लिए कुछ है ही नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता। आज हम लोग ये एपिसोड इसी शिकायत को करने वाले हैं, एड्रेस करते हुए। तो आज का एपिसोड खास ही पुरुषों के लिए है। तो उनकी हमेशा शिकायत होती है, अक्सर देखा गया है कि उनके शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, पेल्विक एरिया टाइट होता है, हैमस्ट्रिंग टाइट होती है। बट एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव साइड भी है कि मेंस में यानी पुरुषों में स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आज हम लोग ऐसे मिक्स एंड मैच योगा करने वाले हैं। आपके शोल्डर्स में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके कुछ एडवांस योगा भी कर सकते हैं हमारे साथ। बिल्कुल, तो एडवांस योगा करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का भी उसी के साथ साथ ध्यान रखें ताकि और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। चलिए पहला योगा शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं वीरभद्र आसन टाइप 2। चलिए फिर मैट पे सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को पास में ले आएं और दोनों हाथों को साइड में रख दें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अपने दोनों हाथों को इस तरह मिला लें या फिर आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। अब अपने राइट पैर को आप पीछे लेकर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। अपने लेफ्ट घुटने को इसको मोड़ लीजिए, अपने शरीर को थोड़ा राइट तरफ घुमाइए और अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के बराबर में सीधा कर दीजिए। और आपको इस समय अपने लेफ्ट हाथ के उंगलियों पर देखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका पीछे का पैर सीधा रहे, दोनों हाथ सीधे रहें और आप कम से कम 10 सेकंड इसी पोजीशन में रहें। मैं ठीक कर रही हूँ सोनम? बिल्कुल, आप अच्छा कर रहे हो। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को वापस ऊपर ले आएं और अपने राइट पैर को आगे ले आएं। अब ठीक इसी तरह हम ये आसन लेफ़्ट साइड से करेंगे। अपने लेफ़्ट पैर को पीछे लेकर जाएं, राइट घुटनों को मोड़ लें, दोनों हाथों को खोलते हुए अपने शरीर को लेफ़्ट की तरफ टर्न करें और आपकी नज़र यानी दृष्टि आपके राइट हाथ के फिंगर्स पे होने चाहिए। आप कम से कम 10 सेकंड इसको होल्ड करें। तो आप इसी में बताइए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस आसन में इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना अलाइनमेंट अच्छा करें, यानी आपका शरीर इस तरफ मुड़ा होना चाहिए, आपके दोनों हाथ आपके पैरों के बराबर में होने चाहिए। बिल्कुल, आपका सामने वाला घुटना और भी ज़्यादा मुड़ा होना चाहिए और पीछे का घुटना सीधा होना चाहिए और आपकी दृष्टि अपने फिंगर्स के टिप पर होनी चाहिए। तो आपको कम से कम 10 सेकंड ये आसन होल्ड करके रखना है। जैसे जैसे आप एडवांस हो, आप कोशिश करिए कि आपका बॉडी थोड़ा और नीचे की तरफ चला जाए। सांसों को बिना रोके आप इसी पोजीशन में रहिए। इसको बोलते हैं वीरभद्र आसन। अब आप वापस आ जाइए। तो इससे इसके बेनिफिट क्या है देखेंगे आपकी, आपके पैरों के मसल्स पे काफी स्ट्रेच पड़ा, आपके शोल्डर्स ओपन होने लग गए हैं और आपका टॉर्सो यानी आपका कोर मसल्स भी अच्छे होंगे इससे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे योगासन की तरफ, देखते हैं कि दूसरा योगा कौन सा है जिसे प्रैक्टिस करने से जो मेल हैं उनकी जो बॉडी है वो फिट रह सकती है। चलिए दूसरा आसन करते हैं। अब ये आसन स्पेशली हमने शोल्डर्स के लिए, हैमस्ट्रिंग्स के लिए किया है, तो इसके लिए हमें योगा मैट पे बैठना पड़ेगा। चलिए दूसरा आसन करते हैं। इस आसन में आपके शोल्डर्स में अच्छी ओपनिंग आएगी, आपके हैमस्ट्रिंग्स भी ओपन होंगे। तो यूजुअली मैन या फिर पुरुष यही बोलते हैं, राइट, उनके शोल्डर्स टाइट हो गए हैं, यही शिकायत होती है, उनके हाथ पीछे नहीं जाते अच्छे से, उनके पैर के मसल्स टाइट हो गए हैं। तो आप ये वाला आसन रोज करिए, आप देखिए आपके मसल्स कितनी जल्दी खुलने लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा टर्न करके ऐसे बैठ जाते हैं। अब आपको अपने दोनों कंधों को पीछे लेके जाना है, अपने हाथों को पीछे की तरफ मोड़ देना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये वाला आसन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो जितना आपसे हो उतना ही करें, ज़बरदस्ती ना करें। अब आप एक स्टेप आगे बैठें, कंधों को और पीछे लेकर जाएं, बन पाए तो थोड़ा सा और बैठें, कंधों को और पीछे लेके जाएं, इससे ही आपके शोल्डर के मसल्स खुलने लगेंगे। और बन पाए तो थोड़ा सा और आगे जाएं, आप इतने में भी रुक सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लगे दोनों पैरों को मोड़ लें, और कंफर्टेबल लगे दोनों पैरों को सीधा कर लें, और भी कंफर्टेबल लगे तो अपने पैरों को अपने पैर की तरफ लेकर आने की कोशिश करें। ऐसे कम से कम 10 सेकेंड आप ऐसे ही रुके, पैरों को सीधा रखें। अगर आपसे स्टार्टिंग में पैर सीधे नहीं हो रहे हैं तो आप इतने भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपसे बन पाए तो आप इन्हें सीधा कर लें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को वापस लेकर आ जाएं, अपने बॉडी को धीरे धीरे आप मैट पे वापस लाएं और रिलैक्स करें। मुझे लगता है सोनम, अगर किसी के शोल्डर्स की, जैसे मैं फील कर पा रही हूँ एज अ बिगनर कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे क्या आगे रख करके भी पैर ऊपर कर सकते हैं? नहीं, अगर सिर्फ पैरों को ही ऊपर देखिए हमारे शोल्डर्स मूव क्यों नहीं होते, समझते हैं इस बात को, बिकॉज हमारे कंधे आगे की तरफ झुके होते हैं। तो अगर आपको इसको मोड़ना है तो ये यहाँ से शुरू होता है,
कंधों को पीछे मोड़िए। अगर आपसे ये नहीं होता, ट्राई करिए कुछ देर आप अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें और आगे की तरफ झुकें। ये भी आप कर सकते हैं, तो आपके शोल्डर्स में धीरे धीरे मोबिलिटी आने लगेगी। ठीक है, तो अब तीसरा आसन करते हैं। तीसरा आसन स्ट्रेंथ के लिए है, बिकॉज यूजली मेन में, पुरुषों में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है उनके हाथों में, तो एक बैलेंसिंग पोस्चर करते हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही करना है। जैसे आप बिगनर है ना दीपिका, तो आप फर्स्ट या सेकंड स्टेप पे भी रुक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, इतना भी आसान नहीं होगा। अब आप जब ये बैलेंस वाला योगा करेंगे तो आपको भी फील होगा कि आपका शरीर आप पर बोझ है या फिर आप लाइट फील कर रहे हैं। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, मुझे लगता है सोनम वो लोग कर सकते हैं। डेली में तो ये आसान से हो जाएगा, स्टार्टिंग में आपको अपना शरीर बोझ जैसा फील होगा। धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आपका शरीर कितना केपेबल है कितने सारे डिफरेंट आसन करने के लिए। चलिए तीसरा योगासन करते हैं। तो आपको सीधे बैठ जाना है। अब हम ये आसन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अपने राइट पैर को आप ऐसे मोड़िए, अपने कंधे के पास रख दीजिए, बस इतना। ठीक है, आपका स्पाइन सीधा। कंफर्टेबल हो तो अपने लेफ्ट पैर को इंटरलॉक कर लीजिए, दोनों पैरों को ऊपर पॉइंट कीजिए। कंफर्टेबल हो तो दोनों पैरों को सीधा कर लें और आगे की तरफ देखें और धीरे धीरे आप वापस आ जाए। वंडरफुल सोनम, आप कब से ट्राई कर रही हैं ये वाला? मैं बचपन से योगा कर रही हूँ, मेरे स्कूल में योगा कैंप लगा था तब से। तो देखिए, बचपन से योगा करने के भी अपने फ़ायदे हैं, और जो लोग बीच में मेरे जैसे लोग जो गैप ले लेते हैं उनसे ये वाली चीज़ें नहीं होंगी। आप लोग भी गैप मत लीजिएगा, रेगुलर बेसिस पे करिएगा। तो आप ये योगासन रेगुलर कीजिए, देखिए हमारा शरीर धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने लगता है। एक भी दिन का गैप मत दीजिए मेरी माने तो, या फिर हफ्ते में एक दिन का छुट्टी बस। और आपको 6 दिन कम से कम लगातार योगा करना है। कुछ ही महीनों में आपका बॉडी वैसे रहेगा ही नहीं, आप एकदम अलग सा फील करने लगेंगे। अलग सा फील करने लगेंगे और आपको एक ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा कि आप ये वाला योगासन भी कर सकते हैं, ये आप खुद महसूस करेंगे। तो आज के लिए इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही।